हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्जाइमर्स डिसीज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अल्जाइमर्स डिसीज़, AD भी इसको बोलते हैं, अल्जाइमर्स डिसीज़ AD, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ अल्जाइमर्स क्यों इसको बोलते हैं, तो ये फर्स्ट जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नेम था एलोइस अल्जाइमर। 1906 में उन्होंने एक पेशेंट में देखा था जिसको मेमोरी लॉस हो रहा था, मतलब उसकी यादाश्त कमज़ोर हो गई थी, मेमोरी लॉस हो गया था, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए, या फिर शब्दों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, वर्ड्स को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर वर्ड्स नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए। और बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर में चेंज आ रहा था उस पेशेंट को अग्रेशन हो रहा था, गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था वो। तो ये सभी चीज़ें एक पेशेंट में देखने को मिली एलोइस अल्जाइमर को 1906 में। उसके बाद से ये डिसीज़ रखी गई अल्जाइमर्स डिसीज़, इसका नेम है इसीलिए। तो AD भी इसको बोलते हैं। तो अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? सबसे पहले अल्जाइमर डिसीज़ डिमेंशिया का ही एक फॉर्म है। तो डिमेंशिया एक वाइडर टर्म है, डिमेंशिया में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। डिमेंशिया भी यही है कि मेमोरी लॉस होना, तो यादाश्त कमज़ोर हो जाना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आना, थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रहा, और डिमेंशिया का ही एक टाइप या फिर डिमेंशिया का ही एक फॉर्म है अल्जाइमर्स डिसीज़। या फिर आप बोल सकते हैं कि डिमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है? अल्जाइमर्स डिसीज़। नाउ अल्जाइमर डिसीज़ क्या है? प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो प्रोग्रेसिव मतलब कि ये धीरे धीरे शुरू होता है और विद टाइम ये प्रोग्रेस होता जाता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा सीवियर या फिर वर्स होते जाते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है कि विद टाइम जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, न्यूरॉन्स डाई होने लग जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? हमारे ब्रेन के सेल्स। नाउ एंड द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया वर्ल्ड वाइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें अल्जाइमर्स भी आता है। तो अल्जाइमर्स मोस्ट कॉमन कोज है डिमेंशिया का। नाउ अकाउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ ऑल डिमेंशिया केसेस, जिनमें भी डिमेंशिया होता है तो मोस्टली उसका कारण क्या होता है कि उनको अल्जाइमर्स है। तो 60 से 70%, 60 to 70% केसेस को अल्जाइमर्स होता है, जो कि डिमेंशिया का ही एक अंडर टाइप है या फिर अंडर फॉर्म है। नाउ अ मेजर कोज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी इन ओल्डर पीपल। नाउ अल्जाइमर जो है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में ये एक मेजर कोज है किसका? ओल्डर पीपल का। जो बुजुर्ग लोग होते हैं 65 अबव मोस्टली, वो क्या है? डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पर डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंड हो जाते हैं। उसका मोस्ट कॉमन जो मेजर कोज है वो क्या है? अल्जाइमर्स। क्योंकि वो क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाते हैं। जैसे जैसे ये कंडीशन वर्स होती है वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते और बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब बेड पर ही पड़ जाते हैं, उनसे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती। इसलिए ये मेजर कोज है डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंसी का ओल्डर एडल्ट्स में। नाउ जो नॉर्मल ब्रेन है वो है ये इस साइड वाला, इधर साइड वाला ये क्या है? नॉर्मल ब्रेन है। तो नॉर्मल ब्रेन में क्या होता है? आउटर पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? आउटर पार्ट है ब्रेन का, और यही मोस्टली फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अल्जाइमर्स में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इवेंचुअली क्या होता है, मतलब लास्ट में क्या होता है कि ब्रेन जो है श्रिंक हो जाता है। ये जो कॉर्टेक्स है इसमें एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी मतलब श्रिंकेज, तो ब्रेन टिश्यू श्रिंक होने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्जाइमर्स ब्रेन कैसा दिखता है? अल्जाइमर ब्रेन श्रिंक हुआ दिखता है, और जो इसके वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स मतलब जिसके अंदर CSF होता है, ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये एनलार्ज दिखते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉल्यूम कम हो गया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वेंट्रिकल्स एनलार्ज दिखते हैं और ब्रेन जो है श्रिंक इसमें हो जाता है। नाउ रिस्क फैक्टर एंड कोजेस। रिस्क फैक्टर सबसे पहले देखते हैं कि एज क्या है? बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये कंडीशन का रिस्क बढ़ता जाएगा, और एज वो भी स्पेसिफिकली आफ्टर 65 ईयर्स, 65 के बाद ये कंडीशन क्या है? इसका रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे जैसे और 5 साल बीतेंगे ये रिस्क और डबल होता जाता है। जैसे कि 65 के बाद 70 आया तो रिस्क डबल हो गया, 70 से 75 पे गए और ज़्यादा रिस्क हो जाता है, 75 से 80, ऐसे ही
5 साल जैसे और बीतते जाएंगे 65 के बाद रिस्क डबल होता जाएगा अल्जाइमर डिसीज का। तो एज ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसमें है। और नेक्स्ट आता है जेंडर। अब जेंडर में विमेन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है थोड़ा सा। क्यों ज़्यादा मोर कॉमन है ये विमेन में? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विमेन जो है वो ज़्यादा जीती हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो लॉन्गर होती है। तो ज़्यादा जीने के कारण तो जैसे जैसे एज उनकी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा जिएंगे उतना ज़्यादा अल्जाइमर डिसीज़ का रिस्क बढ़ता जाएगा। प्लस साथ में ये भी माना गया है क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो जाता है, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण भी अल्जाइमर्स का डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड हेल्थ फैक्टर्स। कुछ लाइफस्टाइल और हेल्थ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को हार्ट और ब्लड डिसीज है तो वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हार्ट में या फिर ब्लड वेसल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स भी अफेक्ट हो सकती है। अगर हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा तो ब्रेन को भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर्स क्या है? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज है किसी पर्सन को, ओबेसिटी है, मोटापा है, या फिर स्मोकिंग या फिर एक्सेस अल्कोहल यूज कर रहा है। देन ब्रेन इंजरी, अगर कोई सीरियस ब्रेन इंजरी हुई है पास में तो क्या हो सकता है कि रिस्क अल्जाइमर्स का बढ़ सकता है। लेस एजुकेशन एंड मेंटल एक्टिविटी, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। कॉग्निटिव रिजर्व मतलब जो अपने माइंड को बचा के रखता है, मतलब ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। ज़्यादा यूज़ ना करना, अगर कोई भी ऑर्गन है, ऐसे ही हमारा ब्रेन का ऑर्गन है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी अपना फंक्शन करना धीरे कर देगा और कम कर देगा। तो इसी तरह से अगर एजुकेशन नहीं लेते, लेस एजुकेशन लेते हैं, या फिर कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे, अपने ब्रेन को यूज़ ही नहीं कर रहे, मेंटल एक्टिविटी जैसे कि पजल सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर किसी भी चीज़ में जैसे कि रीडिंग हो गया, लर्निंग हो गया, ये सब नहीं कर रहे, तो इसको कॉग्निटिव रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व मतलब बचा के रखना। तो आपने अपनी कॉग्निशन मतलब इंटेलिजेंस को बचा लिया। तो अगर आप ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे तो वो धीरे धीरे अल्जाइमर्स उस पर्सन को हो सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देन उसके बाद कोजेस क्या होते हैं? इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो अननोन है, मतलब आप सिंपली बता नहीं सकते कि यही कोज था। तो ये जेनेटिक्स हो सकता है। जेनेटिक्स मतलब जीन्स में चेंजेस के कारण, जो कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में इनहेरिट होता है। तो फेमिलियल अल्जाइमर्स डिसीजेस को बोलते हैं। फेमिलियल मतलब कि फैमिलीज में इनहेरिट हो रहा है क्योंकि जीन्स में चेंजेस आए हैं। ये रेयर होता है बहुत ज्यादा, और ये यंगर पीपल में मोस्टली होता है। तो यंग पीपल में अगर ये होता है तो वो जीन्स के चेंजेस के कारण आता है, जो कि पेरेंट्स से चला आ रहा है, और ये रेयर होता है। तो ये बिफोर 65 ईयर्स, वैसे क्या है 65 से ऊपर इसका रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर 65 से पहले हो रहा है तो ये रेयर होता है। इसमें जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी जीन्स? जैसे कि म्यूटेशंस इन एपीपी। एपीपी क्या होता है? अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एपीपी अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ये जीन है। देन आता है PSEN1, PSEN2। तो ये सभी जीन्स हैं जिनमें चेंजेस आने के कारण इसका जो यंग पीपल में देखने को ये मिलता है। देन सेकंड आता है स्पोरेडिक अल्जाइमर्स डिसीज। स्पोरेडिक का मतलब है कि ऐसे ही रैंडमली किसी को हो जाना, बट ये क्या है? ये 65 से बाद होता है। जो हमने अभी पढ़ा कि 65 के बाद ये रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। 90 to 95% जो केसेस है वो स्पोरेडिक अल्जाइमर्स डिसीज के ही होते हैं। ये ओल्डर एज में होता है, बूढ़ों में होता है, 65 प्लस में होता है, और इसका कोई सिंगल जेनेटिक कोज नहीं है इसका। ये किसी भी रीजन की वजह से होता है। कोई इन्वायरमेंटल अगर ट्रिगर हो गया है, या फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो कि अभी हमने पढ़े उनसे हो सकता है। नाउ इसमें क्या आता है? EPOE4, इसको बोलते हैं हम एपोलिपोप्रोटीन E। तो एपोलिपोप्रोटीन E जो ये वाला टाइप है E4, तो इसका ये क्या रिस्क बढ़ाता है? ये अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि ये जो अमाइलॉइड प्लाक्स बन जाते हैं, अभी हम देखेंगे कि अमाइलॉइड प्लाक्स क्या है, उन प्लाक्स को ये क्लियर नहीं करता। ये वाला फॉर्म उनको बाहर क्लियर नहीं होने देता, तो वो ब्रेन में ही इकट्ठे होते रहते हैं वो प्लाक्स। तो उससे क्या आता है? ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है एंड हैविंग दिस जीन वेरिएंट इंक्रीजिंग द रिस्क, अगर ये वाला जीन वेरिएंट है E4 वाला, तो जो रिस्क है अल्जाइमर्स का वो काफी बढ़ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे थे अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन की, APP की। तो APP क्या है? ये न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है APP। तो जीन्स के चेंजेस के कारण, म्यूटेशन के कारण
इस कंडीशन में, अल्जाइमर्स की कंडीशन में, ये जो APP है ये एबनॉर्मली ब्रेक होता है। ये जैसे होना चाहिए, टूटना चाहिए, उस तरह से नहीं होता, एबनॉर्मली ब्रेक होता है। और ये क्या बनाता है, बीटा अमाइलॉइड बनाता है, बहुत ज्यादा बना देता है, टू मच बीटा अमाइलॉइड। ये बीटा अमाइलॉइड क्या है, ये बीटा अमाइलॉइड यहाँ पर आपस में चिपकने लग जाता है। ये यहाँ से क्लियर नहीं होता और ज्यादा अमाइलॉइड, बीटा अमाइलॉइड आपस में चिपकने लग जाता है, स्टिक होने लग जाता है, जिसके कारण ये यहाँ पर क्या बनाता है, बीटा अमाइलॉइड प्लेक या फिर प्लाक बनाता है। ये बीटा अमाइलॉइड प्लाक कहाँ पर बनते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में बनते हैं, मतलब ये न्यूरॉन के अंदर नहीं बनते, न्यूरॉन के ये आसपास बनते हैं, बाहर बनते हैं। तो ये बीटा अमाइलॉइड प्लाक, अब जहाँ पर ये प्लाक बन गया, जहाँ पर इसके गुच्छे बन गए बीटा अमाइलॉइड के न्यूरॉन के आसपास, तो न्यूरॉन्स जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो वो नॉर्मली नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है एंड न्यूरॉन की धीरे धीरे क्या होती है, ये न्यूरॉन में इन्फ्लामेशन भी कॉज करता है और जो न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज भी करता है। तो जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती जाएगी, बीटा अमाइलॉइड और ज्यादा वहां पर एक्यूमुलेट होते जाएंगे इनके प्लाक और न्यूरॉन की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकेंड थिंग यहाँ पर आती है टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन क्या है, तो देखो यहाँ पर ये है न्यूरॉन और ये क्या है, न्यूरॉन का सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, और ये क्या है, न्यूरॉन का लॉन्ग एक्सोन। अब यहाँ पर ये दिखाया हुआ है अमाइलॉइड प्लाक्स, जो कि बीटा अमाइलॉइड के जो हमने प्लाक्स देखे अभी पीछे, वो इस तरह से न्यूरॉन के आसपास बन जाएंगे, जिसके कारण न्यूरॉन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दूसरे न्यूरॉन के साथ, प्लस साथ में ही न्यूरॉन की इंफ्लामेशन होगी, डैमेज होगा, न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। अब दूसरी चीज हम पढ़ते हैं टाउ प्रोटीन के बारे में। टाउ प्रोटीन क्या हेल्प करता है, ये जो एक्सोन है न्यूरॉन का, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक्सोन की या फिर न्यूरॉन की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये इसी तरह से जैसे क्लिप लगा दियो तो उसमें हेल्प करता है। साथ में ही लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, जो भी सेल बॉडी में बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सोन में। तो अगर सेल बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोन टर्मिनल में आता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कम्युनिकेट करता है न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से। साथ में ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जरूरी है पूरे एक्सोन के लिए, पूरे न्यूरॉन के लिए, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब यहाँ पर क्या होता है, टाउ प्रोटीन। टाउ प्रोटीन भी यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मली वर्क करते हैं। ये टाउ प्रोटीन इस माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्थ के लिए जरूरी होता है नॉर्मली, कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है अपने फंक्शन नॉर्मली करे। लेकिन यहाँ पर टाउ प्रोटीन क्या है, एबनॉर्मली एक्ट कर रहा है जीन्स में म्यूटेशन के कारण। तो ये जो टाउ प्रोटीन है ये यहाँ पर क्या करता है कि इस माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाता। तो क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। क्या होता है कि एक्सोन की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाते, न्यूरोट्रांसमीटर सप्लाई नहीं हो पाते, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, तो न्यूरॉन क्या है, डैमेज होने लग जाता है। साथ में ये टाउ प्रोटीन क्योंकि यहाँ पर एबनॉर्मली वर्क कर रहा है तो ये टैंगल होने लग जाता है। टैंगल मतलब आपस में उलझने लग जाता है। तो ये इस तरह से, ये देखो ये क्या है, टाउ प्रोटीन के टैंगल्स, तो ये आपस में ही उलझने लग गया है। ये तब ये किस में होता है, ये न्यूरॉन के अंदर होता है। तो ये टाउ प्रोटीन के ये जो उलझने हुए टैंगल्स हैं, गुच्छे हैं, ये न्यूरॉन के अंदर होते हैं। और जो अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, मतलब न्यूरॉन के बाहर, तो वो न्यूरॉन के आसपास होते हैं और ये न्यूरॉन के अंदर ही बन जाते हैं। तो दोनों केसेस में क्या होगा, न्यूरॉन की डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरॉन सेल डेथ हो जाएगी। तीसरी चीज, अब यहाँ पर फर्स्ट तो हो गए अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स और सेकंड हो गया टाउ प्रोटीन टैंगल्स। तीसरी चीज यहाँ पर अल्जाइमर्स में क्या होती है, एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये न्यूरोट्रांसमीटर को कौन बनाते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बनाते हैं। ये न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बेसल फोरब्रेन में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन में, बेसल फोरब्रेन में। और इन न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स इस एसिटाइलकोलाइन को बनाते हैं, जिनको कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, उनमें भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एसिटाइलकोलाइन है ये इनफ अमाउंट में नहीं बन पाता। और एसिटाइलकोलाइन भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेमोरी के लिए ज़रूरी है, अटेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों पर अटेंशन दें, लर्निंग के लिए ज़रूरी है, तो ये भी अफेक्ट होता है। तो यही है
पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा अमाइलॉइड प्लेक, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्लाक्स हैं बीटा अमाइलॉइड के, ये बन जाते हैं अल्जाइमर्स में। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन है अमाइलॉइड प्रोटीन APP, ये ब्रेक डाउन होता है एबनॉर्मली अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, जिससे बीटा अमाइलॉइड बन जाता है और बहुत ज्यादा बीटा अमाइलॉइड बन जाता है, और ये बीटा अमाइलॉइड अल्जाइमर्स में आपस में चिपकते हैं और प्लाक्स बनाते हैं, जिससे न्यूरॉन जो है डैमेज होते हैं, उनकी डेथ होती है। इंट्रासेलुलर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, अब ये जो टैंगल्स जो मैंने आपको बताया कि टाउ प्रोटीन के बन गए हैं, ये टैंगल्स इंट्रासेलुलर बनते हैं, मतलब न्यूरॉन के अंदर बनते हैं। ये प्लाक्स जो है न्यूरॉन के बाहर बनते हैं। तो टाउ प्रोटीन क्या करता है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबलाइज करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो टाउ प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता, साथ में ही टाउ प्रोटीन आपस में उलझने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैंगल्स बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन के अंदर होता है। नाउ तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? मेमोरी, लर्निंग और अटेंशन पे करना। तो ये बेसल फोरब्रेन में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो एसिटाइलकोलिन को बनाते हैं, जो कि डैमेज हो जाते हैं। अब क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत कम बन रहा है, इसलिए हम आगे ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे कि हम एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको रोकेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन बन सके। जितने भी जो न्यूरॉन्स बच गए हैं जो एसिटाइलकोलिन बना रहे हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में बना सके। तो हम आगे देखेंगे जिसमें हम कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स देंगे। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं? एसिटाइलकोलिन को कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम तोड़ता है। तो हम उस एंजाइम को ही रोकेंगे कि जितना बचा कुछ एसिटाइलकोलिन है उसको मत तोड़ो, ताकि जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव हो सके। अब लास्ट में क्या होता है? न्यूरोनल लॉस। क्योंकि ये सभी हो रहा है तो न्यूरॉन्स मरते हैं और ब्रेन एट्रोफी, और धीरे धीरे जो ब्रेन में क्या हो जाती है? श्रिंकेज हो जाती है, ब्रेन टिश्यू श्रिंक हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो चीज़ें हैं, ये ब्रेन में एक जगह पर नहीं रहती, ये धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैलती हैं और जनरल ब्रेन श्रिंकेज करती हैं। अब इन चीज़ों से मैंने आपको बताया कि ये एक जगह पर शुरू होती हैं और पूरे ब्रेन में फैलती हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेंटर है, सबसे पहला वो अफेक्ट होता है हिपोकैम्पस। अब हिपोकैम्पस क्या है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल, ओसिपिटल लोब क्या है? ये है हमारे ब्रेन का कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स एरिया है और ये ग्रे मैटर का बना होता है। इस कॉर्टेक्स एरियाज में लोब्स होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट अफेक्ट होता है ब्रेन का जो पार्ट, जहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें, वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है? ये मेमोरी सेंटर है हमारे ब्रेन का। तो सबसे पहले क्या होता है? अर्ली साइन क्या आते हैं कि पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, वो चीज़ें भूल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसको हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पस से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। जो अमाइलॉइड, बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स बन रहे हैं, टाउ प्रोटीन टैंगल्स बन रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हुए? हिपोकैम्पस से। अब हिपोकैम्पस से ये चीजें कहाँ पर? ये पूरे ब्रेन में स्प्रेड होने लग जाती हैं, पूरे लोब्स में स्प्रेड होने लग जाती है। जैसे कि फ्रंटल लोब में, अगर फ्रंटल लोब अफेक्ट होता है तो फ्रंटल लोब क्या करता है? प्लानिंग में हेल्प करता है, हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जजमेंट में हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर में हेल्प करता है, हमारी पर्सनैलिटी में हेल्प करता है। उसके बाद क्या आता है? पैराइटल लोब। अगर पैराइटल लोब अफेक्ट होता है तो क्या होता है? स्पेशियल अवेयरनेस, मतलब कि हम स्पेस में हैं, उसकी अवेयरनेस देता है कि हमारे आसपास चीज़ें हैं, हम जब चलेंगे हमको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कार कैसे पार्क करनी है। तो वो जजमेंट कि जब हम चलेंगे तो हम चीज़ों से टकराते फिरे ना चले, तो वो सारी चीज़ें कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है उसकी अवेयरनेस पैराइटल लोब देता है। नेविगेशन मतलब रूट करना कि कैसे हमको चलना है, कहाँ चलना है, ताकि हम किसी चीज़ में टकरा ना जाए। सेंस ऑफ बॉडी इन स्पेस, कि हमारी बॉडी की सेंसेशन, कि जैसे मैं ये मूव कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे बॉडी पार्ट्स कहाँ पर जा रहे हैं। ऑसिपिटल लोब विजन, हालांकि ऑसिपिटल लोब इसमें इतना अफेक्ट नहीं होता। तो मोस्टली जो लोब अफेक्ट होते हैं वो है पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन क्या है? स्पीच, लैंग्वेज का, कि वर्ड्स ढूंढने। कि टेम्पोरल लोब क्या करता है कि जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वो किस वजह से कर रही हूँ? क्योंकि टेम्पोरल लोब प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, मैं पूरी लैंग्वेज को यूज़ कर रही हूँ, वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये पेन है। बट जो अल्जाइमर्स वाले पेशेंट होते हैं उसमें इसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि वो ये कहेगा, उसको नाम नहीं याद आएगा, वो बोलेगा कि ये जो लिखने वाली चीज़ है ये मुझे दे दो, हालांकि उसको पेन का नाम याद नहीं आएगा कि इसको पेन कहते हैं। तो ऐसी उसको प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है और एडवांस स्टेजेस में वो बोलना ही बंद कर देता है।
तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से एरियाज अफेक्ट होते हैं अल्जाइमर में। सबसे पहले हमने देखा हिप्पोकैम्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, हिप्पोकैम्पस एंड एंटोरिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो कि कहाँ पर आता है, मीडियल टेम्पोरल लोब में आता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या है, मेमोरी सेंटर है हमारे ब्रेन का, जो मेमोरी हम बनाते हैं, मेक एंड स्टोर न्यू मेमोरीज, हमारी पास्ट मेमोरीज, हम नई मेमोरीज बनाते हैं, यादाश्त जो हमारी है वो हिप्पोकैम्पस की वजह से है, और यही अफेक्ट होता है अल्जाइमर्स में। तो अल्जाइमर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू थिंग्स एज द फर्स्ट सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम क्या आता है, नई चीज़ों को याद रखना, नई चीज़ों को सीखना, लर्न करना, वो उससे नहीं हो पाता क्योंकि उसका जो मेमोरी सेंटर है वो वर्क नहीं कर रहा। अब है पैराइटल लोब अफेक्ट होता है। पैराइटल लोब मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारे जो सराउंडिंग में क्या है, नेविगेशन में हेल्प करता है। जब अल्जाइमर्स डिसीज पैराइटल लोब को अफेक्ट करता है तो क्या होता है कि पेशेंट नेविगेट नहीं कर पाता, जैसे जो रास्ते हैं वो याद नहीं रहते, उसको कैसे चलना है वो याद नहीं रहता, चीज़ों में वो टकरा जाता है ईजिली। तो पेशेंट क्या है, लॉस्ट ईजिली, वो ईजिली गुम जाएगा। जैसे सपोज वो अपने घर में भी गुम जाता है, उसको एडवांस स्टेज में क्या है, उसके अपने घर का ही रूम नहीं मिलेगा, अपने घर का बाथरूम का रास्ता नहीं उसको याद रहेगा, कैसे चलना है वहाँ तक वो नेविगेट नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस को जज नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर कार पार्क कर रहा है तो उसको नहीं पता लगेगा कि कितने डिस्टेंस पे मैंने मेंटेन करनी है चीज़, तो ये सभी होगा। स्ट्रगल विद ड्रेसिंग, एप्रेक्सिया इसको बोलते हैं। तो जो चीज़ें उसको आती थी वो भी वो भूल जाएगा, जैसे कि ड्रेसिंग करना, जैसे कि कपड़े डालना या फिर लिखना, तो ये चीज़ें भी वो भूल जाएगा। देन आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या है, लैंग्वेज एरिया है हमारा। अगर ये अफेक्ट होता है तो लैंग्वेज और वर्ड स्टोरेज में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को वर्ड फाइंडिंग में डिफिकल्टी आएगी, जैसे कि उसको अगर किससे बातचीत करनी है तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या वर्ड यूज करूं, तो वो वर्ड को भूल जाएगा, तो वो ऐसे करेगा तो वो भूल जाएगा कि मुझे कौन सा वर्ड यूज करना था। नेमिंग प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं एनोमिया, नेमिंग प्रॉब्लम, जैसे कि उसकी अपनी अगर बेटी होगी एडवांस स्टेजेस में तो वो उसका नाम भूल जाएगा, या फिर ये भी भूल जाएगा, उसको लगेगा कि ये कोई और पर्सन है। तो नेम्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एप्पल है, वो खा तो रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि इसको एप्पल कहते हैं, तो वो भी वो भूल गया है। उसके बाद ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, क्योंकि उसको वर्ड्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो बातचीत नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कोई और कुछ वर्ड बोलेगा तो अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। फ्रंटल लोब अगर अफेक्ट होता है, फ्रंटल लोब प्लानिंग, डिसीजन लेता है, सोशल बिहेवियर और पर्सनैलिटी। सोशल बिहेवियर मतलब हमको सोसाइटी में अच्छे से रहना है, गुस्सा नहीं करना ज़्यादा, तो ये सभी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस पर्सन को, अल्जाइमर्स वाले पर्सन को, एक तो पुअर जजमेंट होगी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, सोशल बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। हमने न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी भी पढ़ी थी, एसिटाइलकोलिन, जो न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन बनाते हैं उनको कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, तो वो भी अगर डैमेज होते हैं वहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा। एसिटाइलकोलिन भी मेमोरी और अटेंशन पेइंग करने में और लर्निंग में हेल्प करता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी उसको आएंगी। और लास्ट में क्या होगा, ग्लोबल एट्रोफी, मतलब सारा का सारा ब्रेन ही श्रिंक हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि एक साइड क्या है, ब्रेन श्रिंक हो रहा है, तो क्योंकि अल्जाइमर्स फैल गया है, जो प्लाक्स हैं और जो टाउ प्रोटीन के टैंगल्स हैं वो फैल गए हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन क्या है, पूरे ब्रेन में ही धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ये वाइडली स्प्रेड हो जाता है, जिससे जनरल ब्रेन श्रिंकेज होती है, और लास्ट में जब ये हो जाता है तो पेशेंट सारी ही एबिलिटीज को लूज कर देता है, ना वो बोल पाता है ना वो चल पाता है, तो सारी ही प्रॉब्लम्स उसको हो जाती है, गुम जाता है इजीली, और इसलिए उसको कंप्लीट डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब वो किसी पर डिपेंड हो जाता है, बेड रिडन वो हो जाता है, ना वॉक कर पाता है, ना ईट कर पाता है, ना ही बोल पाता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो अर्ली स्टेज में क्या होगा, एमनेसिया। अब यहाँ पर ना कुछ टर्म्स आएंगे और मोस्टली ए से स्टार्ट होती है। एमनेसिया क्या होता है, मेमोरी लॉस, मेमोरी यादाश्त कमजोर हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, एमनेसिया। अब एमनेसिया में इसमें क्या आता है, कांट मेक न्यू मेमोरीज फॉरगेट्स रिसेंट इवेंट्स। अब सबसे पहले यही होता है जो फर्स्ट साइन आता है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस अफेक्ट होता है सबसे पहले, तो मेमोरी जो है उसकी कमज़ोर हो जाती है। तो रिसेंट इवेंट जैसे कि उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया था ये भी वो भूल जाता है। एनोमिक एफेजिया, एनोमिक मतलब नेम्स लेने में प्रॉब्लम, एफेजिया तो एफेजिया मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम। तो ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड इन कॉन्वर्जेशन, जैसे कि बात कर रहा है तो उसको राइट वर्ड नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि मैंने आज बुक पढ़ी थी, बट मुझे वो
बुक वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मुझे उसका नाम लेना याद नहीं आ रहा कि उसको बुक कहते हैं, तो वो नॉर्मल बात नहीं कर पाता, जिसको बोलते हैं एनोमिक एफेजिया। डिफिकल्टी प्लानिंग और हैंडलिंग मनी, तो जैसे कि मनी जो है उसको हैंडल करने के लिए भी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए, तो वो क्या है, भूल जाएगा कि मुझे अपना बिल पे करना था। सो काफ़ी चीज़ों में उसका जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगा। अब आता है मिडिल स्टेज, जो कि मॉडरेट स्टेज है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो स्टेजेस हैं ये धीरे धीरे बढ़ेंगी। जिसको अल्जाइमर्स होता है पहले अर्ली पे जाता है, फिर मिडल और फिर लेट पे। तो मिडल में क्या आता है, डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन मतलब टाइम प्लेस पर्सन के लिए डिसओरिएंट रहेगा। जैसे कि अगर मॉर्निंग है तो सोचेगा नाइट है, नाइट है तो सोचेगा कि मॉर्निंग है, कंफ्यूज हो जाएगा टाइम और प्लेस के लिए बेसिकली। एफेजिया क्या होता है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आना। तो लैंग्वेज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको नेम्स नहीं मिलेंगे, उसको प्रॉब्लम आएगी समझने में, नाम भूल जाएगा कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो ऐसी चीज़ें। देन आता है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या होता है कि जो चीज़ें उसको पहले आती थी वो भूल जाएगा। अब वो नॉर्मली नहीं कर पाते ऐसे पेशेंट अल्जाइमर्स वाले। तो जैसे कि ड्रेसिंग एंड कुकिंग, मतलब पहले उसको कपड़े डालने आते थे, अब नहीं आ पाएंगे। जैसे कि अगर टी शर्ट को उसको डालना है तो वो फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि टी शर्ट को कैसे मैं वेयर करूँ, कैसे मैं पहनूँ, आगे वाला पार्ट कौन सा है, पीछे का कौन सा है टी शर्ट का पार्ट। तो वो ये सभी चीज़ों में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। कुकिंग जैसे कि नॉर्मल टास्क, जैसे कि चाय बनाना, ये सब भूल जाएगा, क्योंकि उसमें भी याद रखना है ना कि पहले पानी डलेगा, फिर चीनी डलेगी, फिर पत्ती डलेगी। तो ये सभी चीज़ें वो ऑर्डर भी भूल जाएगा, तो कुकिंग में प्रॉब्लम आएगी। मतलब बेसिकली जो डेली एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें हैं जो पहले वो कर रहा था वो भूल जाएगा। इवेंट दो मसल्स वर्क, हालांकि उसके मसल तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो इवेंट्स नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा चीज़ें को, बिकॉज मेमोरी लॉस। एग्नोसिया। एग्नोसिया क्या होता है, जो भी पहले उसको चीज़ें फेमिलियर थी, जैसे कि उसका बेटा, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, जैसे कि उसके नेबरहुड में जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, पहले उनको वो जानता था, लेकिन मॉडरेट स्टेज में क्या होगा, धीरे धीरे वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ऐसे बोलेगा कि आप कौन, मुझे देखे देखे लग रहे हैं, बट आप कौन, इस तरह से वो बोल सकता है। एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे कि एप्पल है, उसको पता है कि एप्पल तो है, लेकिन भूल जाएगा कि इसको एप्पल कहते हैं और ये मैंने पहले खाया हुआ है। तो ये चीज़ें भी वो भूल जाएगा धीरे धीरे। दो सेंसेस आर नॉर्मल, हालांकि उसके सेंसेस नॉर्मल है, लेकिन मेमोरी लॉस के कारण ये सभी चीजें आ रही हैं। देन बिहेवियरल चेंजेस, जैसे जैसे कंडीशन एडवांस होती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे कि एजिटेशन, अगर हम, जैसे कि ये जो पेशेंट है ना, ये वॉन्डरिंग करते हैं। वॉन्डरिंग मतलब कि वेंडर करते हैं, जैसे कि अगर घर के आसपास कहीं घूम रहे हैं ये पेशेंट्स, अल्जाइमर्स वाले जो पर्सन्स हैं, सपोज घर के बाहर ही खड़े थे और वहाँ घूमने लग गए, तो वो क्या है, भूल जाएंगे, वंडर करने लग जाएंगे, कहीं भी निकल जाएंगे वहाँ से। तो अगर आपके घर का जो पार्क है वहाँ घूम रहे थे तो कहीं भी वहाँ से निकल सकते हैं और इजीली गुम जाते हैं। तो अगर आप इनको रोकोगे किसी चीज़ के लिए कि नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ मत जाओ, तो ये क्या और एजिटेट हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं इस चीज़ से, कि अगर इनको आर्ग्यूमेंट इनके साथ करने लग जाओ तो और गुस्सा होते हैं। तो इस चीज़ में हम क्या करते हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, साथ में इनको कंटिन्यूसली सुपरवाइज करते रहते हैं कि कहीं ये गुम ना जाए, क्योंकि ये पेशेंट ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं। और लॉस्ट हो जाते हैं इसलिए इन पेशेंट्स को क्या है, एक आईडी बैंड देते हैं जिन पर इनका नेम, हाउस एड्रेस और फोन नंबर लिखा होता है। डिप्रेशन इनको हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकती है, मतलब जैसे कि स्ट्रेंज फेसेस नजर आ सकते हैं कि यहाँ पर रूम में कोई और पर्सन भी प्रेजेंट है, इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। पुअर जजमेंट, उनकी जो जजमेंट है वो पुअर हो जाती है क्योंकि डिसीजन मेकिंग सेंटर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा। देन आता है लेटर स्टेजेस। लेटर स्टेज में ग्लोबल डिमेंशिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस हो जाएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो चुप ही हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, वर्ड्स ही उनको नहीं याद रहेंगे, थिंकिंग में प्रॉब्लम आएगी। मोटर प्रॉब्लम, क्योंकि एडवांस हो रही है, ग्लोबल ब्रेन श्रिंकेज हो रही है, तो वो मूव भी नहीं कर पाते, अच्छे से मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए वो बेड रिडन हो जाते हैं। डिस्फेजिया, धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो है स्वॉलो नहीं कर पाते, स्वॉलो में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जब वो फूड स्वॉलो करते हैं तो वो लंग्स में जा सकता है इजीली, जिसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस, बाद में लेटर स्टेजेस में क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ सेंसेशन हो रही है, बट उनको ये नहीं पता कि उनको यूरिन पास करना है और वॉशरूम में जाना है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, तो वो अपने यूरिन जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, बाउल को कंट्रोल नहीं कर पाते।
म्यूटिज्म बोल नहीं पाते लेटर स्टेजेस में, कंप्लीट डिपेंड हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स पर। डेथ यूजुअली फ्रॉम इन्फेक्शन, और डेथ कब होती है, जैसे कि क्योंकि एस्पिरेशन वो कर लेता है, स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आती है, तो एस्पिरेशन के कारण फूड लंग्स में जा सकता है जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर निमोनिया हो जाता है तो ऐसे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अब डायग्नोज कैसे करेंगे, तो ये क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस मोस्टली इसका होता है कि जो पेशेंट अपने क्लिनिकल सिम्टम्स बताता है उसके बेस पे, कि हिस्ट्री बताएगा, सिम्टम्स बताएगा, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स बताएंगे कि इनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, ऐसे ऐसे इनको कुछ याद नहीं रह रहा, बोलते बोलते अटक जाते हैं, वर्ड याद नहीं रहता। रूल आउट अदर कोजेज, और हमने क्या करना है कि अदर कोजेज को रूल आउट करना है कि कहीं पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर तो नहीं जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, स्ट्रोक तो नहीं हुआ, डिप्रेशन, थायराइड प्रॉब्लम, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं। इनको रूल आउट करने के बाद अगर ये सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो अल्जाइमर्स के हो सकते हैं। देन कॉग्निटिव टेस्टिंग, कॉग्निटिव मतलब कि ब्रेन के टेस्ट करते हैं कि ब्रेन कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसमें एक आता है MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये MMSE होता है, इसमें टोटल जो है 30 पॉइंट्स होते हैं। 30 पॉइंट्स है, अगर 24 से कम आ गया तो मतलब उसको अल्जाइमर्स है, मेमोरी में प्रॉब्लम है। तो इसमें ओरिएंटेशन होता है, अटेंशन होता है, रिकॉल मतलब मेमोरी देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं। तो ये आप रीड कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें पूछते हैं। उसके बाद मोका मतलब मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट। मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट में भी सेम यही टेस्ट होता है, ये मेमोरी का एग्जाम होता है, तो इसमें असेस करते हैं। थर्ड आता है इमेजिंग टेस्ट, ब्रेन के इमेज टेस्ट करते हैं जैसे कि MRI या फिर CT स्कैन। तो MRI CT स्कैन में क्या मिलता है कि ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गया है, ट्रॉफी हो गई है, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो एनलार्ज देखने को मिलते हैं। मोस्ट अफेक्टेड एरिया क्या होता है, मीडियल टेम्पोरल लोब, मतलब क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था हिप्पोकैम्पस से ही, तो ये सबसे अफेक्टेड एरिया देखने को मिलता है MRI और CT स्कैन में। एडवांस डिसीज में क्या होता है, प्रॉपर क्योंकि जनरलाइज कॉर्टिकल एट्रोफी मतलब पूरा जो कॉर्टेक्स है ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है, और एनलार्ज वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। पैट स्कैन भी कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें क्या है, हम कुछ सब्सटेंस डालते हैं जो कि वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है और वहां पर शाइनिंग जैसा या फिर चमकता है एक तरीके से। तो एमाइलॉइड पेट स्कैन में क्या होता है कि बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स जो है वो ब्रेन में हाईलाइट होते हैं, वहां पर दिखते हैं। देन टाउ पेट में क्या होता है कि अगर टाउ टेंगल्स वहां पर प्रेजेंट है तो टाउ टेंगल्स वहां पर हाईलाइट होते हैं ब्रेन में, तो दिख जाता है। देन उसके बाद आता है CSF बायोमार्कर। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हम स्पाइनल टैप के थ्रू लेते हैं, लंबर पंचर भी जिसको बोलते हैं। तो CSF का सैंपल ले लेते हैं और उसमें मार्कर्स देखते हैं। CSF सैंपल में हमको क्या पता लगता है कि जो बीटा अमाइलॉइड है CSF में उसका लेवल लो है। क्यों है लो, क्योंकि ये जो है प्लाक्स हैं तो ये ब्रेन में ही उलझ जाते हैं, ब्रेन में ही फंस जाते हैं प्लाक, उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो CSF में ये नहीं आ पाते, इसलिए CSF में इनका लेवल लो होता है। और जो टोटल टाउ है, टाउ का लेवल इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो टाउ प्रोटीन है ये अगर न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो ये CSF में लीक होता है, तो टाउ का जो लेवल है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो अल्जाइमर्स का कोई क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि सिम्टम्स को स्लो डाउन किया जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो ऑलरेडी ब्रेन के काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो है डैमेज हो चुके होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो मेमोरी दिखने लगी कि उसको मेमोरी लॉस हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को स्लो डाउन करते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, हालांकि ये जो कंडीशन है इसको रोक नहीं सकते, ये धीरे धीरे वर्स होती जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और सपोर्टिंग केयर गिवर्स। तो इन कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि अल्जाइमर्स है, जो केयर गिवर है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, तो उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, केयर गिवर्स को भी। देन आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या ड्रग देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिटाइलकोलिन क्या है, बहुत कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स जिसको कॉलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं वो एसिटाइलकोलिन बना रहे हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, तो इसलिए हम कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर देते हैं। कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर क्या करेगा, कॉलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको रोकेगा। कॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, तो हमको जितना भी बचा कुछ एसिटाइलकोलिन है उसको तोड़ना नहीं है, उसको बना के रखना है ताकि सिम्टम्स इंप्रूव हो, तो हम कॉलिनेस्ट्रेज को रोकेंगे। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो क्या आते हैं, डोनेपेजिल, रिवर्स्टिकमिन एंड गैलेंटामिन। तो ये ड्रग्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये
क्या इसका एक्शन है। माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में वर्क करता है, लेटर स्टेज में वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेटर स्टेज में ऑलरेडी कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स काफ़ी सारे डैमेज हो जाएंगे, तो ये एंजाइम को इनिबिट करके कोई फायदा नहीं है। देन आता है NMDA। NMDA क्या होता है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनके अगेंस्ट वर्क करने वाले ड्रग्स। तो NMDA जैसे कि मेमेंटाइन, ये एक ड्रग है। अब ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मतलब ये एक्साइट करता है न्यूरॉन्स को, जो कि नॉर्मली अगर नॉर्मल लेवल में ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है तो वो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है। लेकिन अल्जाइमर्स में क्या होता है, ये जो ग्लूटामेट है इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये एक्साइटेटरी है, न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देगा और ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। तो ये जो ग्लूटामेट है ये किस रिसेप्टर पर जाकर लगता है? ये NMDA रिसेप्टर पर जाकर लगता है और हमको NMDA को ही एंटागोनाइज करना है, मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करना है, ताकि ग्लूटामेट जो है वो NMDA पर प्रॉपरली बाइंड ना हो पाए। तो ये क्या है, इसके काम को हम पार्शियली रोक देते हैं, कंप्लीट ब्लॉक नहीं करते। कंप्लीट ब्लॉक करेंगे तो बिल्कुल ग्लूटामेट बंद हो जाएगा, तो हमको बिल्कुल ग्लूटामेट को बंद नहीं करना, नॉर्मल लेवल में हमको चाहिए। तो ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में इसको यूज कर सकते हैं बिहेवियर और डेली फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं डिप्रेशन के लिए, एंटी साइकोटिक यूज कर सकते हैं अगर हेल्यूसिनेशन हो रही है या पेशेंट ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है। एक नया ड्रग है एंटी अमाइलोइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जिसका नेम कौन कौन से ड्रग्स मार्केट में आता है, दैट इज एड्यूकेनुमैब, लेकेनिमैब। तो ये सभी ड्रग्स हैं, लेकिन इन पर अभी स्टडी और हो रही है, तो ये स्टिल अंडर स्टडी है। ये क्या करते हैं, ये अमाइलोइड प्लाक्स को टारगेट करते हैं, तो ये अभी भी स्टडी के अंडर है, इसलिए ये अभी यूज में नहीं है। देन आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पेशेंट्स के साथ हमको पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है। इन पर अगर गुस्सा करेंगे तो ये और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, एजिटेट हो जाएंगे, इनके जो सिम्टम्स है और सीवियर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव थेरेपी। तो इन पेशेंट को कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, जैसे कि कुछ मेमोरी एक्सरसाइज की याद रखने के लिए, ताकि इनका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे। अगर इनके ब्रेन को एक्टिव नहीं रखेंगे तो ये और ज़्यादा ब्रेन जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा और ज़्यादा डेथ होगी ब्रेन सेल्स की। तो पजल्स जैसे दे दिए इनको कि पजल सॉल्व करो, फन एक्टिविटीज जिसमें इसको मज़ा आए पेशेंट को। ओरिएंटेशन बोर्ड्स, ओरिएंटेशन बोर्ड मतलब बोर्ड पर लिखा जाएगा कि आज टाइम क्या है, प्लेस क्या है, किस जगह पर है, तो ये सभी चीज़ें। देन आता है स्ट्रक्चर रूटीन। इन पेशेंट को क्या है, डेली एक ही रूटीन देनी है, इनको कुछ बदलाव नहीं करना, एक ही रूटीन और सिंपल रूटीन जो कि इनको याद करने में ईजी रहे और कंफ्यूजन ना हो इनको। सेफ इन्वायरमेंट क्योंकि ये पेशेंट इजीली गिर सकते हैं, फॉल रिस्क हो सकता है, इजीली घूम सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं ये पेशेंट। तो ये सबसे पहले तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, रिमूव हैजर्ड्स, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि अगर गैस है सपोज तो गैस ऑन ना रह जाए इन पेशेंट से, तो वो चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। कोई ऐसी रूम में ऐसी चीज़ें ना हो जिनसे टकरा के ईजिली गिर जाएं, तो बहुत ज़्यादा रूम को क्लटर नहीं करना, थोड़ा खाली खाली रखना है। काम एंड लो नॉइस एनवायरनमेंट, इनको क्या है ज़्यादा शोर शराबा नहीं रखना होता, लो नॉइस एनवायरनमेंट रखना होता है, काम इन्वायरमेंट रखना होता है। देन है फैमिली एंड केयर गिवर सपोर्ट। फैमिली को भी हमको काउंसलिंग करना होता है, एजुकेशन देना होता है, ताकि ये इन पेशेंट को ईजिली हैंडल कर सकें। इनके साथ पेशेंस रखना होता है हमको, पेशेंट को ये पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को यही समझाना है कैसे इन पेशेंट की टेक केयर करनी है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। एक और बात, हमने फैमिली मेम्बर्स को ये नहीं बोला कि आपने सब कुछ इन पेशेंट का करना है। जब तक पेशेंट बेड रिडन नहीं हो जाता तब तक हमको पेशेंट को इंडिपेंडेंस फील करवाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ खुद से कर सके। देन स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं इनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में भी और समझने में भी, तो इनके साथ हम धीरे बोलेंगे लेकिन क्लियर बोलेंगे और छोटे सेंटेंसेस में ही बोलेंगे। प्लस इनको ये नहीं पूछना कि आज आप क्या खाओगे, तो इनको क्या होता है क्योंकि जैसे याद करने में दिक्कत रहती है कि उस वर्ड को क्या बोलते थे, तो हम ये पूछ सकते हैं कि आपको ऑमलेट खाना है, तो वो बोलेगा कि हाँ या ना। अगर नहीं बोलता कि नहीं ये खाना, तो पूछ सकते हैं और क्या खाना है आपको, पराठा खाना है, तो कुछ भी उस पेशेंट को हम पूछ कर
इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन हमको करना है और क्लोज एंड करना है। ये नहीं बोलना कि आप सोचो कि आपने क्या खाना है, तो वो सोचेगा, सोचने में ही तो उसको क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। सुपरवाइज टू प्रिवेंट वंडरिंग, तो इनके साथ क्या है, क्लोज्ड एंड सेंटेंसेस यूजुअली बोलने होते हैं। जैसे कि हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज आप क्या खाओगे, क्या खाओगे मतलब पेशेंट पर हमने छोड़ दिया कि वो सोच के बताए क्या खाएगा, सोचने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उसको क्लोज एंड क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे कि क्या आप ऑमलेट खाएंगे, तो वो हाँ या ना में आंसर देगा। क्या आप जूस पिएंगे, तो ऐसी चीज़ें हमने उसको पूछनी है। देन है गुड लाइफस्टाइल, उसकी डाइट पर ध्यान रखना है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। डाइट क्या है, सॉफ्ट भी हो सकती है अगर चूइंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपराइट बैठना है, लेट के नहीं खिलाना, लाइट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है मसल्स को मूव करवाने के लिए, सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है, लाइट म्यूजिक, ऐसी हॉबी जिसमें वो इंजॉय करे। कीप द ब्रेन एक्टिव, ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करना है, जैसे कि रीडिंग, लर्निंग, टीचिंग। मॉनिटर प्रेशर सोर्स, क्योंकि वो बेड रिडन है, इनकॉन्टिनेंट है, तो स्किन का भी ध्यान रखना है, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, निमोनिया तो नहीं हो गया, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इनटेक देखना है कि क्या खा रहा है, क्योंकि क्या पी रहे हैं, क्योंकि उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो इनटेक एंड आउटपुट भी मॉनिटर करेंगे। लेटर स्टेजेस में फिजियोथेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज की भी जरूरत पड़ती है। रिस्क फैक्टर जैसे कि बीपी कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, डायबिटीज़, स्मोकिंग अवॉइड करना और एक्सेस अल्कोहल को अवॉइड करना, ये सभी चीज़ें भी। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो ईजिली गुम जाता है ऐसे केसेस में, तो क्योंकि वो वेंडर कर रहा है, जैसे कि वो आपके पार्क में घूम रहा है, घर के पार्क में, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं और ही निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुका है और उसको डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पेशेंट को एक ID ब्रेसलेट दिया जाता है जिस पर उसका नेम लिखा होता है, घर का एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है जिसको आप कॉन्टैक्ट करें फैमिली मेम्बर को, या फिर आजकल क्या है GPS मॉनिटर भी आ गए हैं जो कि वॉचेज़ वगैरह में होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि पेशेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। सो आई होप आपको अल्जाइमर्स क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।